चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 14 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें हम पृथ्वी पर जीवन के बारे में देखते हैं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि विषय से पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे अवगत भी हैं। यदि आपका स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सारी के लिए अध्याय 5 में चित्र 5.2 देखें। और यह अपक्षय परिवार वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता की व्यापक स्तर है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने के बाद से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यक से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लगती है। और अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही सही अनुमान है। और नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और इनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। यानी अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों की वर्गीकरण की गई है। नहीं हुआ है वर्गीकरण, इनका 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। और उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। और पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। और जैव विविधता 2 शब्दों से मिल के बना है। बायो इसका अर्थ है जीवन और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, अर्थात शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक देश क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और इसका संबंध पौधे के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है और उनकी आनुवंशिक और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र है। और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है और यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को 3 स्तरों से समझा जा सकता है: आनुवांशिक जैव विविधता और प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा है परितांत्रिक जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता के बारे में देखते हैं। तो जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है और किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है। सामान्य भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। और मानव आनुवांशिक रूप से होमोसैपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है और विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। उसके बाद प्रजाति विविधता के बारे में देखें। स्पेसीज डाइवर्सिटी के बारे में देखें तो यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि प्रकार तथा बहुलता के आंकी जा सकती है। और कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। और उसके बाद परितंत्रिक विविधता में देखें, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में देखें तो अपने पिछले अध्याय में परितंत्र के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्र में होने वाली परितांत्रिक प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही परितांत्रिक विविधता बनते हैं। और परितांत्रिक विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों यानी प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। ये जो तस्वीर दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क अनामलाई पश्चिम घाट के है और घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय 16 वन है और परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। और उसके बाद देखते हैं जैव विविधता का महत्व के बारे में। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी आर्थिक
और वैज्ञानिक भूमिकाएं भी प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिकाएं के बारे में देखें। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती है। परितंत्र में कोई भी प्रजातियां बिना कारण न तो विकसित हो सकते हैं और न ही बनी रह सकती है, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? और जीवन का और ये जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और परितंत्र में जल और पोषण तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये परितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं है। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियां के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी और अधिक आनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले तंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक समक्षमता होती है। और दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। उसके बाद देखते हैं जैव विविधता की आर्थिक भूमिका के बारे में देखें। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका क्या है? तो सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधन के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य संसाधनों के प्रसाधन आदि में बनाने में है। और जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधन के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। और खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व हैं के उत्पादन है जो मानव के जैव विविधता में फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। उसके बाद जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका के बारे में देखें तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है, और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका होती है और इन्हें हम कैसे हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। और हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरे प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने की अधिकार है, सिर्फ मनुष्यों का अधिकार नहीं है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। उसके बाद जैव विविधता का ह्रास के बारे में देखें। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है और इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है और इस विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाती है और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैले भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशक के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पंछियों का उनके सिंग, सूंड और खालों के लिए निर्यात पूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है और इससे के फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है और कुछ लुप्त भी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संसद
संस्था है IUCN ने संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटापन्न प्रजातियों के पहले देखें 3 में वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचित प्रकाशित किया है। उसके बाद सुभेद प्रजातियां देखें तो इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि इन जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है और उनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इसका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। और दुर्लभ प्रजातियों के बारे में देखें संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। जैव विविधता का संरक्षण के बारे में देखें थोड़ा तो मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। और यदि पौधे और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होगी और अंतर्गतवा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। और आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धति के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। और इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन जिससे हम अर्थ सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन में भी कहते हैं, उसमें लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षर है। और विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए। जैसे पहला सुझाया गया संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। दूसरा है प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना और प्रबंधन अपेक्षित है। और तीसरा है खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधे की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। चौथा सुझाया गया प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। 5वां सुझाया गया प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकास होने में स्थान सुरक्षित और संरक्षित हो। और लास्ट है वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया और जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। और इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक में हम पढ़ेंगे। और वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है और उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन 6 देशों की संख्या 12 है और उनका नाम है मेक्सिको है, कोलंबिया है, और उसके बाद इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राजील है, और उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और उसके बाद मेडागास्कर है, चीन है, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। और ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनके संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं और पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर हॉट स्पॉट में रहने वाली प्रजातियां
भोजन चलाने के लिए लकड़ी और कृषि भूमि और जलाने की लकड़ी और कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध परितंत्र पर भी निर्भर है। और उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में इससे 85% पौधे और जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं वह विशेष प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है।